E2 की जो मैकेनिज्म है ना, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, E1 में आप देख रहे थे एक डिफरेंस तो आपको यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। अगर हम जनरल रिएक्शन में देखें तो क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे जो बेस है, ठीक है ना, वो अल्कोहलिक KOH लिया गया। अल्कोहलिक KOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना। वीक और स्ट्रॉन्ग की पहचान मैं हमेशा बताया हूँ कि जो चार्ज अवेलेबल होते हैं, जैसे यहाँ पे K+ और OH-, जो चार्ज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। और वीक बेस की बात करो तो मैं लास्ट क्लास में ETOH लिया था, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रल बेसेस आर वीक बेस एंड चार्ज बेस आर स्ट्रॉन्ग बेस, पहली चीज ये। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि बेसिकली ये हुआ कैसे होगा, ठीक है ना, क्यों इसको E2 बोलते हैं, क्या इसमें रीजन है। तो देखो, E1 में यहाँ पे ETOH लेते थे, तो ETOH एक वीक बेस होता था। तो वीक बेस जो है ना, कार्बोकेटाइन फॉर्म होने का वेट करता था, बट चूंकि अभी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, इस कार्बन को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे OH नहीं, यहाँ पे Cl लेंगे हम लोग, अल्काइल हैलाइड। जनरल रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड का देखेंगे तो X होगा, ठीक। तो वो X हो गया यहाँ पे, बाकी 2 हाइड्रोजन है। अब आप जब स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस का रोल क्या होगा, अल्कोहलिक KOH कोई कार्बोकेटाइन बनाने का वेट नहीं करेगा, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा का हाइड्रोजन डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। जब ये बीटा का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा, उस समय ध्यान देना क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, बट ये हाइड्रोजन ना ब्रेक होगा, ठीक है ना। उसी समय ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब बेस जब हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे, और उसी समय एट दैट टाइम हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो देखो, वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसी समय ये हेलोजन बाहर भी निकल रहा है। ये सब सिंगल स्टेप में होता है, जस्ट लाइक SN2। अगर आपको याद हो, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता था और SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता था। एग्जैक्टली E2 का भी मैकेनिज्म वही है, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते थे, अब स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। दिस एडक्ट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट भी हो रहा है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, और हेलोजन या जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर निकल भी रहा। ये सब एक स्टेप में होगा, और डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, सिंगल स्टेप है ये, ठीक है ना। ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है, इसलिए इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज हाईली अनस्टेबल। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनता है ये, और आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये वाला नहीं, ये यहाँ से तो निकल चुका है, ये H और ये H, समझ आया, एल्कीन बन गया। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट अगर हम देखें, नेक्स्ट पेज में मैं लेता हूं, तो रेट जो है किस बात पे डिपेंड करा, रेट इक्वल टू, एक तो बेस का कंसंट्रेशन भी मायने रखता है, जो अल्कोहलिक KOH था, ठीक है ना। अल्कोहलिक KOH का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट उतना फास्ट होगा। और दूसरा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट अपना RX था, उसका भी कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट उतना फास्ट होगा।
तो यही 1 एंड 1, 1 प्लस 1 मिलके ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, E2 रिएक्शन, यानी बाई मॉलिक्यूलर। आप देख भी सकते हो रिएक्शन में, एक आपका सबस्ट्रेट है और दूसरा बेस है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल में रिएक्ट कर रहे हैं तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे E2 रिएक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, सो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बना तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब हमें कंसंट्रेशन अगर नहीं दिया जाता है तो हम रेट के क्वेश्चन किससे बनाएंगे, रेट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। रेट किस पे डिपेंड करेगा, आप खुद समझ सकते हो कि रेट जो है आपका इस वाले, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कब होगा, जब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो बनने वाला एल्कीन अगर स्टेबल है तो ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेबी एल्कीन, ठीक है ना, बेबी एल्कीन, या फिर इसको बोलते हैं इनसिपिएंट एल्कीन। तो कुल मिला के ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्या मतलब है इसका समझना। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज ये हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन है और हमने ले लिया यहाँ पे एल्कोहलिक KOH, ठीक। अब एल्कोहलिक KOH आपको पता है बीटा H को रिमूव कर सकता है, अल्फा, दिस इज बीटा। तो ये बेस जो है ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और ये Cl निकल गया, यानी डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि यहाँ वाला H, ये भी तो बीटा है, लेट्स से बीटा 2, दिस बीटा 1, अगर ये वाला H ले जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये Cl निकलेगा, तो यहाँ बनेगा। अब मुझे बताओ दोनों एल्किन में से ज़्यादा स्टेबल एल्किन कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फा H। क्या हो गया तुमको, हाँ भाई, ऑर्गेनिक में ये एग्जांपल बार बार आएगा। मैंने पूछा नंबर ऑफ अल्फा H, सिंपल। एल्कीन की लिख लो, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, क्रॉस रेजोनेंस। यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है तो क्रॉस रेजोनेंस की बात कहाँ से हो जाएगी। एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। कितना अल्फा H है बताओ इसमें, फर्स्ट एल्कीन में कितने अल्फा H है, ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। हाँ, इसमें कितने हैं, ठीक है ना। अल्फा H काउंट करने नहीं आएगा तो आगे कुछ समझ नहीं आने वाला है, याद रखना, क्लियर। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कह सकता हूँ इसको, और ये वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला,
कि E2 का रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट नहीं समझ आता तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब अगर फर्स्ट एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो रेट इसका फास्ट होगा, ये पहले बनेगा और ये वाला स्लो बनेगा, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो फास्ट बनता है, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी स्लो बनता है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पता चला, एक तो मेजर कैसे निकालेंगे ये भी पता चला, और रेट के क्वेश्चन भी अगर आ जाएगा तो इसी तरह से पता करना है। जैसे मैं रेट के क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ठीक है ना, हमेशा रेट के क्वेश्चन कराता हूँ। रेट ऑफ E2, लेट से Cl, जल्दी से बताओ मुझे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। समझ आया सबको? क्या करना है, देखो, रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट, या फिर मैं कह दूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है ना, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट बन नहीं रहा है। E1 में क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते थे, बट अभी कार्बोकेटाइन तो बनता ही नहीं, तो हमें सीधा सीधा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हाइड्रोजन जाने से, ये वाला हाइड्रोजन जाने से 6 अल्फा एच बनेगा। इसका मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये ऐसा डॉट डॉट वाला जो एच बन रहा होगा, तो ये वाला जो बीटा एच बनेगा उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे है, बट ये अब जब बीटा 2 वाला एच जाएगा तो इससे क्या है, एल्कीन 2 अल्फा एच मिलेगा, तो ये स्लो हो जाएगा। तो आपको वो वाले एच निकालने हैं। तो यहाँ पे तो आपको सारे, अगर हम बात करें, ये अपना अल्फा है, ये अपना बीटा वन, ये भी बीटा 2, और ये भी बीटा 3, तीनों सिमेट्रिकल पोजीशन है। तो इससे जब अल्कीन बनेगा तो क्या बनेगा बताओ, क्या ये अल्कीन बन जाएगा? इनसे जब अल्कीन बनेगा, लेट से अल्फा बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2 दोनों सेम है। सपोज हमने यहाँ का एच निकाल दिया, तो यहाँ से जो अल्कीन बनेगा वो क्या बनने वाला है, और यहाँ से जो एल्कीन बनेगा, यहाँ पे तो एक ही बीटा है, यहाँ से एच निकाल दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। बताओ, तीनों एल्कीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड वाला। कितना अल्फा एच है? अल्फा एच बतानी है। 6 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे CH2 है ये, ठीक है ना, CH2। तो CH2 जब होता है तो कितना अल्फा एच होता है? 0 अल्फा एच, ठीक है। तो प्रोडक्ट, सीधा सीधा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मतलब प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख सकते हो। तो 2 सबसे ज़्यादा, थर्ड, फिर 2, फिर 1, बन जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और जल्दी से करके बताओ। बताओ सेकंड में रेट बताइए। रेट ऑफ E2 पूछा गया है। 4 3 2 1 सबका आया। इसमें क्या देखे, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखे क्या? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट तो सेम ही है सब में, सब में सेम नंबर ऑफ एल्केन बनेगा, सबके पास 6 अल्फा एच होंगे। तो स्टेबिलिटी E2 और किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ये हर रिएक्शन में आया था, SN1 SN2 E1 E2। रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है तो मॉलिक्यूल से पहले लीव कर जाएगा और रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार आपका ये हो गया ऑर्डर। इसमें रेट बताओ।
विच वन इज, रेट बताना है आपका, E2 का बताना है रेट। ठीक है, 1 2 3, राइट। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो ये तो बोल नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली टर्शियरी से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि इनमें, हाँ, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसीलिए तो ट्रांजिशन स्टेट बोला गया है। क्या बोला गया है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि जब इनसे प्रोडक्ट दोनों में सेम बन जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट दोनों का सेम बनेगा, लेकिन इसके ट्रांजिशन स्टेट कौन सा बनेंगे? ये बनेंगे, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। क्लियर? चलो इसमें बनाते हैं, इसमें कौन सा बनेगा बताओ? इसमें यहाँ पे CH3 है, हाइड्रोजन कौन सा जा रहा है? ये वाला, ठीक है, और Cl कहाँ से हट रहा है? यहाँ से। अब ध्यान से देखना, जो अल्कोहलिक KOH या बेस, कोई भी बेस, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को ले जाएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये बेस है, तो आप मुझे बताओ एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताना आपको। तो ये बात कैसे पता चलेगा? देखो, आप मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देख सकते हो इस तरह से, प्राइमरी पे जो हाइड्रोजन होता है मोस्ट एसिडिक होता है, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शियरी, ऐसा देख सकते हो। ये किसका ऑर्डर है? कार्बेनाइन का। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जब H प्लस जाएगा तो यहाँ एनायन बनेगा, जो कि सेकेंडरी होगा, और यहाँ से जब H जाएगा तो यहाँ एनायन बनेगा, जो कि क्या होगा? टर्शियरी होगा, ठीक। तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात कर लो, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, कौन सा स्टेबल होगा, सेकेंडरी या टर्शियरी? स्टेबल अनायन कौन होता है? हम्म, कौन सा एनायन? सेकेंडरी अनायन, कार्बेनाइन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंडरी। इसका मतलब इसके ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होंगे, मतलब इस H को ले जाना बहुत आसान है, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक होगा। बोलो, तो इसीलिए फर्स्ट का रेट ज़्यादा हो गया सेकंड से। हालांकि आप 3 2 1 कर सकते थे, बट मैं आपको रीजन बताया, सेकेंडरी हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इनका रेट क्या हो गया? फास्ट हो गया। देखो, यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन है और यहाँ पे टर्शियरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन एसिडिक नेचर लिख रहा हूँ मैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक देन टर्शियरी हाइड्रोजन। रीजन क्या है?
जब H चला जा रहा है कार्बन से तो बन क्या रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है। तो इसमें कार्बेनाइन अगर कोई टर्शियरी है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ। H+ जाने के बाद जो कार्बेनाइन बन रहा है उसमें मोस्ट स्टेबल अनायन कौन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें क्या होगा, ठीक, समझ आया। तो टर्शियरी में जो टर्शियरी था Cl, वहां पे कौन सा H हटाऊंगा भाई, यही यही बीटा H है ना। तो जब ये H हटेगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, कार्बेनाइन नहीं बनता, बट मैं रेट को आपको समझाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट मुझे समझाना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये कार्बेनाइन बना लिया। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने यहाँ का H ले गया, ठीक है ना, ये वाला H किससे रिएक्शन किया, बेस से। बेस ये H को ले गया, बेस इस H को ले गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, लेट्स से दिस फर्स्ट, दिस सेकंड, कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ मुझे। क्या होगा, अगर ये मोर स्टेबल है तो पहले ये H जाएगा, यही क्वेश्चन था यहाँ पे, समझ आया। ऑल्दो प्रोडक्ट दोनों के सेम बनेंगे, दोनों के प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। समझ आई बात। तो इस तरह से हम रेट के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर है। और भी कुछ इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेस कैसा होना चाहिए। तो बेस हमने आपको अभी अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है, मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होता है। एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं है बिल्कुल, आप लेक्चर को अच्छे से सुनो, बाद में वापस से वीडियो देख के आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं, या फिर मैं क्या ले सकता हूँ, एक और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2, ये तो आपका मॉडरेट बेस है, ठीक है ना, मॉडरेट, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एनीवे स्ट्रॉन्ग बेस की बात बोला है, तो इनसे भी करा सकते हैं, इनसे भी करा सकते हैं। और कुछ ऐसे चार्ज वाले जैसे RO-K+, इसके साथ आपको अल्कोहल भी देगा, लेट्स से RO-Na+, इसके साथ अल्कोहल दे दिया। तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये सब बेस जब भी होगा उस समय आपका क्या होने वाला है, एक ऐसा बेस भी ले लेते हैं, Li+। तो ये सब बेस जो है आपका, जनरली हम लोग सब में देख रहे हो चार्ज बना हुआ है पहले से, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो E2 के रिएक्शन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लेने से क्या है, कार्बोकेटाइन के बनने का वेट नहीं करेगा, अनलाइक E1। E1 में आपको याद है कि E1 में क्या होता था, E1 में अगर यही रिएक्शन होता, ठीक है ना, तो पहले वो क्या करता है, वीक बेस ले जाता है, ETOH, न्यूट्रल बेस और वीक बेस। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर ये वाला हाइड्रोजन ये बेस निकालता है और तब जाके प्रोडक्ट देता है। तो ये E1 मैकेनिज्म, ठीक। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का वेट करना पड़ रहा है बेस को, बट स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो डायरेक्ट अटैक कर देगा
और फर्स्ट स्टेप में ही और सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या लेंगे? सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या लेंगे? दो टाइप की सॉल्वेंट थी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या लेना है बताओ? पोलर एप्रोटिक, राइट। बिल्कुल SN2 जैसा चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसा आप थोड़ा सा कंपैरिजन देख सकते हो कि SN1 किसके जैसा है? E1 के जैसा। और SN2 किसके जैसा है? E2 के जैसा। ठीक, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनता था SN1 और E1 में, यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और यहाँ पे बेस। यहाँ भी वीक लेते हैं और यहाँ स्ट्रॉन्ग। देख रहे हो सिमिलैरिटी? यहाँ भी सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट इसमें मैंने दोनों में बताया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। सब कुछ सिमिलैरिटी है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? जैसा E1 में दो प्रोडक्ट होते थे वैसा ही यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना, मेजर प्रोडक्ट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सेटजेफ, जो E1 में भी होता था। और माइनर वाले को क्या बोल सकता हूँ? हॉफमैन। तो ये सेम है, यहाँ चेंज नहीं हुआ है। हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर? तो अब हम लोग प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे मेजर प्रोडक्ट लिखने हैं, ट्राई करो, आंसर चेक करो जरा, क्या यही आंसर सबका आया है? कोई डाउट इसमें? ठीक, हाँ बोलो। सेकंड देखते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक, और ये बीटा है। अब तुम बताओ बीटा 1 और बीटा 2 कहाँ का हाइड्रोजन भेजने से हमें नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा मिलेगा? बीटा 2 ले गए, देखो इसका मतलब ये H और ये H हटाए। अगर हम बीटा 1 से लेंगे ना तो हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा? ऐसा होगा, ये है सेटजा प्रोडक्ट और ये है हॉफमैन प्रोडक्ट। ये है मेजर और ये है माइनर। ठीक है, एसिडिक वाला जो चीजें हैं ना वो रेट के लिए मैंने बताया था। ठीक है, थर्ड में जैसे देखोगे तो ये है बीटा, लेकिन बीटा देर इज नो हाइड्रोजन, बट यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ निकल गया, और रीअरेंजमेंट वगैरह हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे नहीं था तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग देखोगे, मैंने बोला था अल्कोहलिक OH एक मॉडरेट बेस होता है, तो ये जो Cl है ना, इसका लोन पेयर इसमें रेजोनेंस में है। ये सबको दिख रहा है? Cl पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये टूट के सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो क्या ये Cl निकल पाएगा? Cl तो वही निकलता है ना जो सिंगल बॉन्ड हो। भाई लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए ना, लेकिन वो क्या है? डबल बॉन्डेड हो गया। तो इसलिए अल्कोहलिक OH से रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप फोर्सफुली कराना चाह रहे हो तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, उस केस में क्या होता है, जबरदस्ती आपका H और Cl निकल जाता है, तो ये अल्काइन बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में मैं कहीं ना कहीं आपको इन दोनों में स्ट्रेंथ बताने की कोशिश किया है कि अल्कोहलिक OH इज अ मॉडरेट बेस
एंड Na NH2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेने के कारण ये रिमूव कर गया। एनी डाउट? ये सब जो है आपका बल्कि बेस है। अभी वही लेने वाले हैं, अगला जो क्वेश्चन है ना अपना वही है कि मैं यहाँ पे बेस ले रहा हूँ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड अल्कोहल ऑफ दिस बेस और हीट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल सा, जो सेटअप मेजर हो रहा था ना, अब यहाँ पे मेजर, क्वेश्चन में देखो क्या बोला हूँ, मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट देखो मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें, ये है मेजर, और इसमें ये वाला हो जाएगा माइनर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हॉफमैन क्या हो गया, हॉफमैन मेजर हो गया, और सेटजेफ क्या हो गया, माइनर हो गया। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं जरा। ठीक, देखो ये है बल्कि बेस, इस तरह से साइज बड़ा हो, ठीक है ना, बल्कि बेस लिया जाए, उस केस में आपको वो वाले हाइड्रोजन हटाने हैं, लेट से दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। पहला के नाम है बीटा 1 और दूसरा का नाम है बीटा 2। अब मुझे बताओ बल्कि बेस के लिए इजीली कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना, सबसे इजी कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना होगा बताओ। बीटा 1, क्यों, क्योंकि लेस हिंडर्ड है ये। तो इस बेस के लिए ये वाला हाइड्रोजन निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, उस केस में हॉफमैन मेजर दे देता है। तो एक कॉन्सिक्वेंस क्या समझ में आया कि नॉर्मल बेस होगा तो सेटजप मेजर होगा, और बल्कि बेस होगा तो हॉफमैन मेजर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए सेटजप और हॉफमैन बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हॉफमैन भी मेजर हो सकता है, जनरली सेटजप मेजर होता है, लेकिन हॉफमैन मेजर कब हो सकता है, जब हम लोग बेस बल्कि ले लें। क्लियर है ये बात? क्योंकि बल्कि बेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सेटजप वाला एच निकालना। समझ में आया? क्यों? चूंकि दिस बीटा 2 हाइड्रोजन इज हाईली हिंडर्ड। ठीक है, मतलब हाईली क्राउडेड हाइड्रोजन है। इट इज नॉट इजी टू एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन with respect to beta 1. Are you getting my point? ठीक, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बताना है, मेजर। क्वेश्चन में पहले ही मेंशन क्या किया हूं मैं, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जल्दी से इसमें मेजर प्रोडक्ट बताओ। फर्स्ट वाले का मेजर क्या होगा, नॉर्मल बेस है। हाँ, तो नॉर्मल बेस है तो क्या ये प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या यही प्रोडक्ट आया है मेजर? अबे दोनों सेम ही पोजीशन है ना, ये CH3 और ये CH3 अलग है क्या, बोलो। तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, दोनों का नेम तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे हॉफमैन मेजर हो गया, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज हॉफमैन एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सेटजेफ। क्लियर है? तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टीरियो पूछा जाएगा। तो E2 की जो मैकेनिज्म होती है ना, वो मैकेनिज्म क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पे जो Cl है, ये वाला पोजीशन अल्फा पोजीशन है, लेट्स से दिस पोजीशन इज
अल्फा पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज बीटा पोजीशन, ठीक है ना। इसमें कौन सा है, ये अल्फा है और ये वाला बीटा वन और ये वाला बीटा टू, हालांकि दोनों सेम ही है। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला बीटा वन है और ये वाला बीटा टू है। तो ऑब्वियसली अल्कोहलिक क्यूएच दिया है तो हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, सेट जब बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ का हाइड्रोजन बताओ किधर होगा, दो प्लेन पे है, ठीक है ना। स्टीरियो में मैंने बताया है कि दो प्लेन पे हो सकता है, एक प्लेन के बाहर हो सकता है तो एक प्लेन के पीछे हो सकता है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन पता है। तो मिथाइल जो है प्लेन के ऊपर है, वेज में है, तो डैश पे कौन होगा बताओ मुझे, सबको समझ आया। तो ये H और ये Cl रिमूव हो जाएगा, ये HCl रिमूव होके आपको प्रोडक्ट क्या देगा, ये मिल जाएगा, ठीक। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन में बताओ, प्लेन के पीछे कौन होगा, अबे प्लेनर हो गया ना ये। यहाँ पे बताओ बीटा वन पे हाइड्रोजन क्या है, किधर है बताओ, सेम प्लेन में रहेगा। यहाँ भी देखो बिलो द प्लेन कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, बोलो। तो हाइड्रोजन का जो प्लेन है और जो Cl का प्लेन है, दोनों क्या है, सेम प्लेन हो गया। सेम प्लेन में E2 रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ बोलेंगे नो E2 रिएक्शन। कहने का मतलब जो E2 मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन यानी ट्रांस एलिमिनेशन। जब आपका H और Cl डिफरेंट होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये प्लेन के ऊपर हो, ठीक है ना, ऐसा भी सिचुएशन होता तो हो जाता। लेट्स से थर्ड क्वेश्चन, हमने दोनों मिथाइल को बिलो द प्लेन ले लिया। हाँ, मैकेनिज्म ही तो बता रहा हूँ अभी, ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो Cl है, देखो अब थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट समझ में आया, सेकंड में बोला मैं नो E2, थर्ड में देखो क्या थर्ड में एंटी प्लेन में है, थर्ड में आप देखिए क्या है, ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ पे हाइड्रोजन किधर होगा, एबव द प्लेन होगा, ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन होता है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा, बोलो। मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज बताया हूँ यहाँ पे आपको, ये देखो ट्रांजिशन स्टेट में मैंने ये बताया है, हाइड्रोजन में ये वाला क्यों लिया, एक्स जो भी Cl होगा उसके एंटी साइड में, देखो बेस यहाँ से अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा, क्या बन जाएगा, BH बन जाएगा, ठीक। अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, उस समय जो अपोजिट साइड वाला Cl होगा वही लीव कर पाएगा, इस साइड वाला Cl या ये Cl लीव नहीं कर पाएगा। तो ये जो एलिमिनेशन है, हालांकि सीन एलिमिनेशन भी होता है, ठीक है ना, अगला रिएक्शन हमारा वही है, बट ये जो E2 मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, E2 जो ये अभी कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इन सब की मैकेनिज्म क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन इज एंटी एलिमिनेशन यानी ट्रांस एलिमिनेशन। ट्रांस एलिमिनेशन का मतलब यह है कि H एंड लिविंग ग्रुप
अभी तो ज़्यादातर मैं सी एल ही लिया हूँ, ये दोनों क्या होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर बोलते हैं इसको। हाँ, एक टर्म यूज किया मैं, एंटी पेरीप्लेनर, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। मान चलो मैचिंग द कॉलम में रिएक्शन में आ गया, ठीक है, लेट से SN1, SN1 में बना रेसमिक मिक्सचर, SN2 में बना इन्वर्जन, ठीक है, बोलो। तो E2 में क्या बनेगा, E2 के स्टीरियो क्या होगी, एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है ना। मतलब H और हेलोजन ग्रुप दोनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में नहीं होना चाहिए। देखो सेम प्लेन से होता क्या है, जब बेस, ध्यान देना, जब बेस इस H को लेने जाएगा तो Cl इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ आ रही बात। तो इस बेस को ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करने देगा, इसीलिए ये दोनों डिफरेंट प्लेन में होता है। तो जिस साइड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके दूसरे साइड Cl लीव कर जाता है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। समझ में आ रही बात। ये चीज समझ में आया कि एंटी पेरीप्लेनर क्यों होता है, E2 रिएक्शन इज एंटी पेरीप्लेनर। तो हमेशा क्वेश्चन आपको किस में दिया जाएगा, 3D में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ट्राई करो, मैं बताता हूँ। अभी मैं फिशर देने वाला हूँ, ठीक है ना, फिशर प्रोजेक्शन देने वाला हूँ, सॉ हॉर्स देने वाला हूँ, चेयर बोर्ड कन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जितनी भी 3D कन्फॉर्मेशन है सारे E2 में यूज होने वाले हैं, ठीक। तो एक एक करके करते हैं, सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, E2 जैसे ही दिखा, ये हमको दिख गया E2 है, तो हम सबसे पहले लिविंग ग्रुप ढूंढ लिए। लिविंग ग्रुप वाले का नाम दे दिए अल्फा, नेक्स्ट वाले का नाम दे दिए बीटा, ठीक। अब मुझे बताओ कौन से बीटा पे Cl अपोजिट साइड है, लेट्स से बीटा 1, बीटा 2। बीटा 1 पे क्या अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है ना, इसका मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो प्रोडक्ट लिखते हैं, ये वाला तो न्यूट्रल बन गया, तो ये CH3 हो गया, सॉरी ये प्लेनर बन गया, लेकिन ये वाला तो एज इट इज रहेगा ना, H एंड CH3। क्लियर है ये चीज, सबका आंसर आया ये, किसी को कोई डाउट नहीं आया। अब इसमें बताओ यहाँ पे प्लेन के पीछे कौन होगा बताओ, इसका मतलब अपना काम हो गया, बोलो। बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फेज 1 वाले भी थोड़ा सा देखना। एक्चुअल में जो कॉन्फॉर्मर होते हैं ना, उसमें दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है। पहला कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है न्यूमान, ठीक है ना। न्यूमान क्यों यूज की जाती है, उसका वजह क्या है, तो एक्चुअल में वहां पे सिंगल बॉन्ड फ्री टू रोटेशन है, ठीक है ना। फ्री टू रोटेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, ए और बी, ठीक है। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, कितना भी एंगल रोटेट किया आप समझना। यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ठीक। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कितने डिग्री से रोटेट हुआ है,
क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कितने डिग्री से रोटेट हुआ होगा? 180 से रोटेट हुआ होगा ना यार। भाई ये ऊपर ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। कितना एंगल है ये? 180 ही तो है। अगर मैं 120 से रोटेट करने बोलूंगा तो क्या आप बता सकते हो 120 कहाँ पे होगा? भाई 120 तो 180 तो रोटेट हो गया, ये समझ में आया। 120 रोटेट कहाँ होगा बताओ? क्या ये एंगल हमें पता है कितना होता है? क्या ये एंगल पता है हमें कितना होता है? ये सब तो 2D में लिखा है ना। ऐसा नहीं है कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। समझ पा रहे हो? भाई टेट्राहेड्रल कार्बन है। टेट्राहेड्रल कार्बन की एंगल कितनी होती है बताओ मुझे तुम। 109 होती है तो ये 90 नहीं हो सकती ना। समझ पा रहे हो? 109 होती है। तो इसीलिए हमें अगर सपोज 30 डिग्री रोटेट करना है, 60 रोटेट करना है या 10 डिग्री रोटेट करना है तो मैं रोटेट नहीं कर पाऊंगा इस 2D में। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन दिया गया न्यूमान प्रोजेक्शन। ठीक। इसमें एग्जैक्ट 1 डिग्री रोटेशन भी पता चल जाएगा। तो इसमें क्या किया देखो, इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ए वाले का नाम 1 दे रहा हूँ और बी वाले का नाम 2 दे रहा हूँ। ठीक है। 1 कार्बन को मैं पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, C1। C2 को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? सर्कल से। चलो देखो यहाँ पे पॉइंट से किसको डिनोट किया गया है? 1 को। ऊपर क्या है? A है। नीचे मान के चलो लेट से ये X है, ये Y है। कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, X और Y हो गया। अब मुझे C2 बनानी है। ठीक है। तो C2 बनाने के लिए समझ पा रहे हो ना, ये A हो गया जिसको मैंने ऊपर रख दिया, एक्स वाई को मैंने लेफ्ट राइट में रख दिया। क्लियर? अब मैं C2 कार्बन को सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन बोल सकते हो आप। न्यूमान का साइन कन्वेंशन है कि फ्रंट कार्बन इज डिनोटेड एज फ्रंट कार्बन डिनोटेड एज पॉइंट एंड बैक कार्बन इज नोन एज सर्कल। अब देखो बैक कार्बन के पास भी तो बी होगा, तो सामने से आप इसको पॉइंट को फ्रंट बोल रहे हो, तो जब फ्रंट से देखोगे तो ए दिखेगा लेकिन बी तो नहीं दिखेगा ना। बी तो इसके पीछे छुप जाएगा ना यार। सिमिलरली एक्स के पास इसका दूसरा वाला छुप जाएगा और वाई के पास ये छुप जाएगा। अब मैं इसको 180 से रोटेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल 180 से रोटेट कर दिया तो देखो मैं सर्कल वाले को कुछ नहीं करता हूँ, सर्कल में जो जो चीजें थी वहीं छोड़ देता हूँ। बी यहाँ था वहीं छोड़ दिया, लेकिन जो फ्रंट था यानी मैं 2 को कुछ नहीं किया, 2 जो है एज इट इज है। लेट से 2। 1 को मैं रोटेट किया किससे? 180 से। कोई भी एंगल से रोटेट कर सकता हूँ। तो 180 से जब रोटेट करूंगा तो क्या ए यहाँ आ जाएगा? देखो बी को वहीं छोड़ दिया और ए को रोटेट कर दिया। क्या यहाँ पे बी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। समझ आ रही बात? ठीक है ना। सामने में रहता तो मैं 3D मॉडल से समझाता, बट आप एज्यूम करो कि अभी ये वाला जो फॉर्म है दैट फॉर्म इज नोन एज इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है? सामने वाले के पीछे छुप जाता है। ठीक है। इस तरह से जब सामने आप देखोगे ना तो ए आपको दिखेगा लेकिन ए के जस्ट पीछे कौन होगा? बी। लेट से ये पी है और ये वाई है, सॉरी पी है और क्यू है। ठीक।
तो y के पीछे कौन छुप जाएगा, q छुप जाएगा, x के पीछे p छुप जाएगा। तो मैं क्या किया, इसको 180 से रोटेट कर दिया। जब 180 से रोटेट किया तो अब जाके a और b क्या पहुंचा, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पहुंचा। दिस a इज नोन एज एंटी पोजीशन ऑफ ईच अदर। एंटी क्यों ले गया, क्योंकि यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म में जब एक दूसरे के पीछे था तो इन a और b के बीच बहुत रिपल्सन हो रहा था। रिपल्सन से क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल फॉर्म है, ये वाला अपना क्या है, स्टेबल फॉर्म, इसलिए ऐसा रोटेशन किए। ये बात समझ में आई सब। अब इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, एंटी पोजीशन आपको पता है ये होता है और ये होता है, क्लियर। एंटी पोजीशन मैंने अभी अभी बताया आपको, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि क्या ये एंटी पोजीशन है एक दूसरे के, लेकिन इस एंटी पोजीशन पे क्या चाहिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्योंकि E2 मैकेनिज्म में यहाँ और यहाँ जो भी चीजें होगी, ठीक है, या तो H और Cl यहाँ हो तो हम करा सकते हैं, या फिर Cl यहाँ हो जाए और H यहाँ हो जाए, तब हम करा सकते हैं। हाँ ठीक है, मतलब ये वाला जो लाइन है ना, बेसिकली आपको करना क्या है, देखो मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि इस वाले लाइन पे और इस वाले लाइन पे हमारा H और Cl होना चाहिए। जब तक ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को में से H और Cl को नहीं हटा सकते, क्योंकि आप जानते हो कि ये दोनों एंटी पोजीशन की चीजें हटती है। मैं तब से यही समझाने की कोशिश किया कि A और B यहाँ पे एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है, इसमें से मैंने B को रहने दिया और A को 180 से रोटेट कर दिया, तो A और B एक दूसरे के अपोजिट पहुंच गया। यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन होता है, ठीक है ना। दिस मिनिमम रिपल्सन इज नोन एज स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। दो फॉर्म होता है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है और ये इक्लिप्स फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत तो कन्फॉर्मर पढ़े ही होगे ना। हाँ, तो मैं बस रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमें ये दो पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दो पोजीशन हमारा क्या है, एंटी पोजीशन है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे क्वेश्चन में H और Cl यहाँ पे है, क्वेश्चन में है H Cl अपोजिट, सिर्फ इस लाइन पे नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम रोटेशन कितना भी कर सकते हैं, हमको किस क्या चाहिए, हमें इस पोजीशन पे, ठीक है, हमें इस पोजीशन पे क्या चाहिए, HCl चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लो, कभी भी क्वेश्चन जब बनेगा तो हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म में ही बनेगा। इस बार तो क्वेश्चन आपका स्टैगर्ड दिया था, अगर इक्लिप्स देगा, ऐसा वाला फॉर्म दिया एक दूसरे के पीछे वाला, तो सबसे पहले उसको रोटेट करके कहाँ ले जाओगे, स्टैगर्ड में ले जाओगे। अभी स्टैगर्ड दिया है लेकिन कोई काम का नहीं है ये, कोई काम का क्यों नहीं है, क्योंकि H और Cl हमारा अपोजिट नहीं है, ठीक है ना। आदित्य तुम भी ध्यान देना अब, ठीक है, वहां पे जो 11th में जो पढ़े हो ना उसका एप्लीकेशन है। अब हम रोटेट करके HCl को यहाँ लाना चाह रहे हैं। अब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, जो क्लॉकवाइज मैं रोटेट कर देता हूं। किसको रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज, किसी को भी रोटेट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने क्या किया, ये जो y वाला था ना, ये जो उल्टा लैम्डा दिख रहा है, उसको मैं चाहता हूं 60 से रोटेट कर दूं। ध्यान देना, 60 से रोटेट कर रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या क्या चेंजेस होगा। Cl यहाँ आ जाएगा, भाई 60 से रोटेट होगा तो ये भी तो 60 से रोटेट होगा, भाई ये भी 60 से रोटेट होगा तो यहाँ आ जाएगा।
ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। समझ आ रहा बात? इस CH3 को मैंने यहाँ ले आया। देखो Cl हमने ऐसा क्यों किया, हमारे माइंड में ऐसा क्यों आया कि 60 रोटेट करना है? देखो रोटेशन कितना भी एंगल का हो सकता है, मेरे माइंड में केवल इतना आना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से इस Cl को यहाँ लाना है। हमने ले आया, रोटेशन आपके ऊपर है कितना होगा, बट ग्रुप सही से रखना। अगर Cl यहाँ आ चुका है तो तुम बताओ ये CH3 जो पहले यहाँ हुआ करता था, ठीक है ना, ये जब यहाँ हुआ करता था वो कहाँ आ चुका रहेगा? यहाँ आ चुका रहेगा। ये बात समझ आई? अब जब दो ग्रुप डिसाइड कर लिए तो तीसरा कौन सा था? ये हाइड्रोजन ही तो था। हाइड्रोजन को यहाँ लिख दो। चलो अब मुझे ये बताओ, जो सर्कल पे है उसको भी रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल वाला जो डी है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं Cl को ऑलरेडी रख चुका हूँ। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे H चाहिए। वो H कब आएगा तुम मुझे बताओ? सर्कल को भी 60 से रोटेट कर दूंगा तो नहीं आ जाएगा? समझ रहे हो? ये बहुत मुश्किल नहीं है। पहला वाला समझ आया सबको? एंगल से देख नहीं रहे हैं, पहला देखो फिर से समझो। पहला मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो CH3 था, ठीक है, ये जो CH3 था, इस ग्रुप को मैंने रोटेट किया 60 से, तो यहाँ पहुँच गया। 60 से रोटेट होगा तो ये भी तो रोटेट होगा, तो यहाँ पहुँच गया। और ये 60 से जब रोटेट होगा, ये समझ रहे हो, ये फ्रंटल को रोटेट कर रहा हूँ मैं, ऐसे पकड़ के घुमा दिए 60 डिग्री। ये रोटेशन समझ में आई? अब मैं सर्कल को रोटेट कर रहा हूँ। क्यों रोटेट कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन देखो, सर्कल का हाइड्रोजन कहाँ है? एंटी पोजीशन पे नहीं है, तो मैं इसको भी रोटेट करके यहाँ ले जाता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन यहाँ आया रोटेट से, आफ्टर रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, तो मुझे बताओ यहाँ कौन आएगा बीच में? भाई यहाँ पे जब ये H यहाँ चला गया तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात समझना जरूरी है। CH3 आ गया, दो ग्रुप मैंने लिख लिया, दो ग्रुप लिख लिया, तो ऑब्वियसली डी भी घसक के यहाँ जाएगा। समझ आई ये चीज? ये दोनों कन्वर्जन समझ आई? दोनों को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया है 60 डिग्री से, दोनों को बारी बारी से रोटेट किया है। एज्यूम करके देखना है इसको बाद में। आफ्टर रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, फ्रंटल कार्बन एंड बैक कार्बन दोनों HCl अपने पोजीशन पे आ चुके। अब मुझे बताओ, अब मुझे प्रोडक्ट लिखना है। ये वाला पॉइंट जो है 1 कार्बन है और ये सर्कल 2 कार्बन है। चलो मैं इसको डिनोट करता हूँ, ध्यान देना। ये है C1 और ये है C2, ठीक। अब देखो यहाँ से H निकलेगा, जो अल्कोहलिक H होगा वो इस H को ले जाएगा और यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दो बच जाएंगे। जब ये H और Cl जाएगा तो उसके बदले एक डबल बॉन्ड बनेगा, वो डबल बॉन्ड बना दिया मैंने। अब मुझे एक एक करके बताओ, 1 पे जब Cl चला जाएगा तो लेफ्ट में कौन है? 1 पे, 1 पे लेफ्ट में मैं क्या लिखूं? लेफ्ट समझ में आता है? लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो 1 कार्बन समझ आ रहा है ना, ये है 1, उसी 1 कार्बन को मैंने यहाँ बनाया है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कहाँ बनाऊं मैं? लेफ्ट में बनाऊंगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट में बना दो। और राइट में कौन है? CH3, तो CH3 राइट में बना दूंगा। ऐसा ही 2 पे, एक बार 2 पे तुम लोग खुद सोचो। अब इस Y को भूल जाओ, ये जो Y है ना इसको भूल जाओ, सिर्फ ये जो सर्कल है इसको एज्यूम करो। अब सर्कल से क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? ये Y को जब आप भूल गए तो आपको क्या क्या दिख रहा होगा? H तो जा चुका है, समझ रहे ना? HCl तो निकलेगा ना भाई, E2 में HCl तो निकलता ही है। तो आप ये सोचो
कि लेफ्ट में क्या है, ये लेफ्ट में है, C2 के लेफ्ट में, और ये राइट है। लेफ्ट में कौन है, D, तो D लिख दो। राइट में कौन है, देखो सर्कल है, ये सर्कल है, दिख रहा है सर्कल। इस सर्कल से H क्या है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में लिख दिया। इस सर्कल के, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने 2 माना है। इस सर्कल से ये CH3 क्या है, राइट में। समझ आया, ये जो सिस प्रोडक्ट है इसका आंसर हो गया। अब अगर ऑप्शन में क्या रहेगा, ट्रांस प्रोडक्ट रहेगा, तो वो आंसर नहीं होगा। अब मैं इतना चीज नहीं करता तो हमारा प्रोडक्ट कुछ भी आ सकता था, सिस आ सकता था, ट्रांस आ सकता था, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तरीका मैंने बताया, पहला चीज तो ये इक्लिप्स में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, स्टैगर्ड में। पहली चीज, स्टैगर्ड में H और Cl दोनों अपोजिट पोजीशन पे रखना होगा। रोटेशन के लिए आप फ्री हो, किसी को भी कितना भी एंगल से रोटेट कर सकते हो, पहले रोटेट कर लो। क्वेश्चन में इस बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहली चीज हमें रोटेट करनी है, ठीक, ये माइंड में आई, रोटेट क्यों करनी है। पहला चीज तो स्टैगर्ड में होना चाहिए, वो नहीं है, ठीक है ना। और इस पोजीशन पे तो CH3 वगैरह होना ही नहीं चाहिए। इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन या Cl होना चाहिए, ठीक। तो ध्यान देना, मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ध्यान देना मैं कितना रोटेट किया, मैं 120 रोटेट कर दिया। किसको, ये जो y है, ठीक है ना, जो लेमडा है, ये जो बना हुआ है ना लाइन, इसको मैं रोटेट कर दिया। कितने से रोटेट किया, ध्यान देना, 180 से 120 से रोटेट कर दिया। फायदा क्या होगा, जो हाइड्रोजन यहाँ है वो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन किया हूँ, इसका मतलब जहाँ CH3 है वहाँ, जहाँ D है वहाँ CH3 आ जाएगा, और जहाँ D था वहाँ ये D यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि सबको, देख लो एक बार अच्छे से। भाई ये CH3 को रोटेट करोगे तो यहाँ आएगा, ये रोटेट करोगे तो यहाँ आएगा। भाई रोटेशन समझ में आता है, उसको पकड़ के घुमा दो, 120 घूम गया। समझ आया ये चीज, यस या नो, कुछ तो बोलो, समझ आया या नहीं आया। हमने हमने इसको 120 से रोटेट किया, क्यों रोटेट किया, पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हाइड्रोजन आ चुका है, ठीक है। अब हमें Cl यहाँ चाहिए। अब बताओ सर्कल पे Cl कितने रोटेशन से आ जाएगा, 60 डिग्री से आ जाएगा। देखो भाई इतना रोटेट कर दूंगा तो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना एंगल, अगर 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, राइट। बस इतना अगर समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। अब क्या करो, इसके बाद अगर रोटेशन हो गया तो Cl आ चुका है और H आ चुका है अपोजिट में, अब अपना काम हो गया। अब आप इस कार्बन को, ये जो कार्बन है ना फ्रंटल कार्बन को 1 नाम दो, एग्जैक्टली जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही बनाओ। ये है C1 और ये है C2, ठीक। अब मुझे बताओ, C1 से H जा चुका है, राइट। तो जब H जा चुका है यहाँ से, C1 से H जा चुका है, तो लेफ्ट में कौन है, ये है लेफ्ट, तो D लिख लूँ मैं यहाँ पे। राइट में कौन है, 1 से, ठीक है ना, सिर्फ 1 का देखो अभी, CH3 है, बोलो। चलो 2 पे तुम लोग बताओगे, 2 कौन है, ये वाले को मिटा दो, ये सबको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सिर्फ सर्कल देखो। सर्कल में Cl तो निकल चुका है, उसके बदले डबल बॉन्ड बन चुका है। अब सर्कल, ये सपोज मैंने इसको 2 नाम दिया, ठीक है ना।
अब आप मुझे बताओ इस 2 के लेफ्ट में कौन है? H। तो लेफ्ट में H लिख दो। ये बच्चों वाला काम है ये। और ये क्या है? CS। अब मुझे बताओ ये प्रोडक्ट क्या है, सिस है या ट्रांस है? तो जिसका भी ये आंसर आया वो सही है। कितने ट्राई करो, देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। ट्राई दिस क्वेश्चन। तो बनाएंगे तो आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको नॉर्मल ना दे, आपको 3D में दे दे, तो इसका आंसर बनाना। जिनका नहीं आया है ट्राई करना, फिर से वीडियो लेक्चर देख के ट्राई करना। ट्रांस आएगा, ट्रांस जिसका भी आया सही आया। तो मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूं क्या? ये किस प्रोजेक्शन में दे दिया? दिस इज नोन एज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, जानते हो? सॉ हॉर्स, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसको भी अगर आप कन्वर्ट कर पाओ तो किस में कन्वर्ट कर लो? मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कन्वर्ट किस में कर लो? न्यूमान में, ज़्यादा इजी होता है। न्यूमान में कन्वर्ट कर लो। न्यूमान में कन्वर्ट करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कन्वर्जन हमेशा इक्लिप्स में होता है पहले, ठीक है ना। तो कन्वर्जन जो है ना इसका, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्टैगर्ड बन जाएगा। देखो, एक बार ये बन जाए तो इससे तो बनाने आप सीख ही चुके हो, तो मैं चाह रहा हूँ इनसे पहले ये बने। ठीक, तो देखना मैं कैसे बना रहा हूँ ना। देखो, मैं इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इस मिथाइल को, इसको 2, इसको 3, इसको 4। क्लियर? देखना 1 ये है अपना CH3 1 है। 2 कौन है? ये पॉइंट, ठीक है ना। 2 अपना ये है, इसको 2 कौन है अपना? 2 ये है। अब बताओ 2 से H किधर है? लेफ्ट में है क्या ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। तो मैं H को लेफ्ट में बनाता हूँ और BH को राइट में। जिधर जो है वही बना दो, 3D है ना तो चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं 3 किसका नाम है? सर्कल का। 3 किसका नाम है बताओ? सर्कल का, ठीक है ना। अब मुझे बताओ सर्कल का नाम अगर 3 है तो मैंने बताया है कि हमेशा इक्लिप्स ही बनता है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्लिप्स बनाऊंगा तो मैं फोर्थ किसको नाम दूं? फोर्थ ये है। फोर्थ कौन है? ये वाला। अब मुझे बताओ फोर्थ पे क्या है? Cl। समझ आया ये चीज? फोर्थ पे क्या है? Cl। अच्छा, 3 से, ये जो सर्कल है अपना वो 3 है, तो 3 के लेफ्ट में कौन है? सर्कल के लेफ्ट में कौन है बताओ? ये है ना लेफ्ट, और ये है इसका राइट। तो लेफ्ट में PH, और यहाँ पे राइट में, सर्कल के राइट में कौन है? CH3। क्या ये कन्वर्जन सबको समझ आया? बेसिकली ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ना, दिस ये जो है ना, इसको पहले ड्रॉ कैसे किया हूं? ये जो है ना, ये चीज है। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। ये ये है 1 2, 1 2 के बाद सर्कल, और सर्कल के बाद ये 3 4। समझ आया? अब लाइन नहीं दे सकते ना भाई यहाँ पे, ये अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं 2 और 3 के बीच तो बॉन्ड नहीं दिखा सकता। समझ रहे हो? लेकिन 3 और 4 के बीच तो बॉन्ड दिखा ही सकता हूँ। और बाकी जिधर लेफ्ट राइट जो भी है लिख दो, काम खत्म। अब इक्लिप्स हो गया। अब उसके बाद काम क्या है आपको पता ही है, स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है।
और ऐसे कन्वर्ट करना है जिससे H और Cl लास्ट क्वेश्चन की तरह H और Cl कहाँ आ जाए, अपोजिट आ जाए। उसके बाद तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। समझ आया? तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी फिशर को भी देखो, हम बार बार अलग अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज करेंगे, तो फिशर को भी मैं चाहूंगा किस में कन्वर्ट कर लो, न्यूमान में। और न्यूमान से हम बनाना सीख चुके हैं। तो फिशर से न्यूमान कैसे बनेगा? फिशर से किसी को न्यूमान बनाने आता है क्या? मैं जब पढ़ा रहा था तो वहां बताया था, 3D में मैंने कन्वर्जन भी बताया था। एक बार फिर से देख लो, मुझे न्यूमान में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो नंबरिंग कर देता हूँ। मिथाइल को नाम 1 देता हूँ, ध्यान देना। 2, इस मिथाइल को नाम 1 दिया और इसका नाम 2 है। अब बताओ 2 पे H लेफ्ट में है तो H लेफ्ट में लिख दो, Cl 2 पे राइट में है तो राइट लिख दो, आधा काम हो गया। 3 हम सर्कल को मानते हैं हमेशा, ठीक। तो 3 से लेफ्ट में कौन है? H है, तो 3 से भी सर्कल से H लेफ्ट में, और राइट में कौन लिख देंगे? CH3। ये बात समझ आई? और 4 कौन होगा? 4 ये है, मतलब 4 अपना ये होता है, ठीक। तो 4 अपना क्या है? pH है। ये बात सबको समझ आई? ये कन्वर्जन आ गई, इसके बाद की कहानी आपको पता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिशर का क्वेश्चन दे, सॉहर्स का क्वेश्चन दे, हर क्वेश्चन को न्यूमान में कन्वर्ट करना है। न्यूमान के हमेशा इक्लिप्स ही बनता है, ठीक है ना। पहला कन्वर्जन जो होगा वो इक्लिप्स में ही होगा। उसके बाद आपको रोटेट वगैरह करके HCl को अपोजिट रख के क्वेश्चन बना लेना है, सिस या ट्रांस। समझ आया? ठीक है, तो बन जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन। अगेन मैं, फिशर है ये, किसमें कन्वर्ट कर लोगे? न्यूमान में। कैसे कन्वर्ट होता है बताया मैंने आपको अभी, 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 4, बाकी लेफ्ट राइट कर लेना है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 12, ये सब क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, घर में अच्छे से करना। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है ना, इस साइक्लोहेक्सेन का भी कन्फॉर्मर होता है, चेयर बोट वाला। तो ये जो है ना, अपना सिंगल बॉन्ड रोटेट करके इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ इसको। एक्चुअल में ये सिलेबस से हटा दिया गया है कन्फॉर्मर को, बट हो सकता है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इसके, मतलब कन्फॉर्मर आपसे नहीं पूछा, ठीक है ना, आपसे E2 पूछ लिया। तो इसमें होता क्या है, ये जो 1 2 3 कार्बन है ना, यही सब कार्बन यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6। अब इस चेयर बोट फॉर्म में, कन्फॉर्मर में क्या होता है, एक एक्सियल पे होता है, दूसरा इक्वेटोरियल पे होता है। ऐसा हमेशा होता है, ठीक है ना। एक आपका एक्सियल पे होता है और दूसरा इक्वेटोरियल पे होता है। ऐसा हर जगह होता है ना। इस तरह से यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये जो हाइड्रोजन है ना, दो दो हाइड्रोजन, उसी को मैं एक्सियल अप एंड, अब अगर ये अप है, इस वाले को बोलते हैं एक्सियल, एक्सिस पे है तो इसलिए एक्सियल। दूसरा वाले को बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल जो है ना, डाउन होता है। अगर एक अप है तो दूसरा क्या होता है? डाउन, ठीक है। तो उसी तरह से ये एक्सियल क्या है? डाउन है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल क्या है? अप है। ऐसा हर जगह होता है। बस इतना नॉलेज अगर है तो आपको, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें, मैं लेट से यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे H है, और आपको अल्कोहलिक QH दे दे।
क्या इसमें हम लोग E2 करा सकते हैं? जो अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ यूज करो उसका। कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो इसमें भी आपका अल्कोहलिक KOH और हीट है। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि केवल आपको ये वाला जो साइक्लोहेक्सेन है, दिस रिएक्स दिस कंपाउंड कैन आल्सो रिटन लाइक दिस। अब इसमें क्या होता है, 3D, ये एक्चुअल में 3D में है और ये इसका 2D है। 2D में होता है एंगल स्ट्रेन, 120 एंगल है। आप 109 माइनस 120 करोगे तो एंगल स्ट्रेन आ जाएगी, और इसकी एंगल कितनी है 109, और एक्चुअल एंगल भी उतनी ही है, तो 0 डिग्री। तो इसीलिए एक्चुअल में एग्जिस्ट यही करता है। इसमें बस ऊपर जो है उसको एक्सियल अप बोल रहे हैं, नीचे वाले को इक्वेटोरियल डाउन बोल रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज यहाँ करो। मुझे बताओ ये अप है या डाउन है? और ये क्या है, अप है या डाउन है? क्या हो गया यार तुमको? टिकटॉक ज्यादा देख लियो क्या? इसका मतलब ये अल्फा और ये वाला बीटा, समझ आई? तो प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? अच्छा, प्रोडक्ट तो हम 2D में भी बना लेंगे क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता ना। समझ में आया? बोलो भाई। यहाँ से Cl निकला, यहाँ से H निकला, खत्म कहानी, डबल बॉन्ड बन गया। ये CH3 जहां भी हो आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? अब बताओ, ये Cl है, बोलो। ये और क्या देखोगे? अप डाउन का मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रांस है ना, एंटी है। अप डाउन का मतलब क्या है, दोनों एंटी पोजीशन पे है। आपको पता है ना कि E2 एंटी एडिशन कराता है। अबे बोलेगा, एंटी एडिशन कराता है, तो एंटी एडिशन में एक अप और दूसरा डाउन होना चाहिए। ये बताओ Cl कहाँ है, अल्फा पोजीशन पे Cl है, ये अपना बीटा है और ये अपना बीटा है। बीटा 1 या बीटा 2, कौन सा बीटा लेंगे बताओ? भाई बीटा 1 पे तो हाइड्रोजन भी नहीं है, और ये है अप, ये है डाउन, ठीक है ना? तो इस बार प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? जहां पे दो मिथाइल है, ये बन जाएगा क्या? समझ आ रहा है कि नहीं कैसे हो रहा है? तो कोई भी 3D दे हम बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि ये चेयर बोट वाला IIT एडवांस में हटा दिया है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कन्फॉर्मर में इसको नहीं पढ़ाते, ठीक है। बट थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि अप और डाउन क्या होता है, बस अप डाउन पता चल गया, खत्म कहानी, ठीक है ना। ये इसमें अप है और ये इसमें डाउन है। तो अगर H और Cl यहाँ होगा तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में देखा जाए तो अगेन आप कह सकते हो कि कौन सा हटेगा, ये और ये हट जाएगा क्योंकि ये तो सेम साइड है ना, दोनों डाउन डाउन है, ठीक है ना, तो ये नहीं हटेगा। तो प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं।
इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में ये वाला अल्फा है, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, कौन सा हटाएं बताओ? नो ई टू, ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल नहीं है, नो ई टू, ठीक है, हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी बता दो। हो जाएगा, बना लोगे, मैं आगे बढ़ूं। ये कार्बन पता है ना क्या है? ब्रिज हेड कार्बन, बार बार ब्रिज हेड कार्बन आता है, आपको पता है ना ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ से ये हटा नहीं सकते ना इसको, तो ना तो SN1 रिएक्शन होता था, ना तो SN2 होगा, ना E1 होगा, ना E2 होगा, नो रिएक्शन। ब्रिज हेड पे कुछ भी नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन में हो जाएगा, क्योंकि ये अगर अल्फा है तो ये बीटा ना लेके हम कौन सा ले लेंगे? हमारे पास ये भी बीटा है ना, तो बीटा 2 ले लेंगे बीटा 1 के बजाय, उस समय हो जाएगा। बोलो, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे, बना के बताता हूँ मैं। इस बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड, बोलो भाई, यहाँ से HCl निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18 में ये अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, बताओ कौन सा बीटा ले जाएंगे? वन वाला या टू वाला? वन वाला। क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेंजीन बन जाएगा, बोलो। मैंने क्या बोला, जैसे E2 अब तक हम लोग जो रिएक्शन देख रहे थे, दिस इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हर बार क्या निकालते थे? HX निकालते थे, HCl निकालते थे। E2 का एक दूसरा रिएक्शन होता है जिसका नाम है डीहेलोजिनेशन, यहाँ पे X2 रिलीज होगा। तो X2 रिलीज कब होगा? जब आपके पास विसिनल डाइहाइलाइड हो, दिस इज नोन एज विसिनल डाइहाइलाइड। विसिनल बोलते हैं, ये विसिनल पोजीशन पे हैलोजन हो, ठीक। इसके लिए जो रिएजेंट लिया जाता है वो NaI एसीटोन और जिंक डस्ट, इन दोनों में से कोई भी लोगे, बिल्कुल पहले ही जैसा मैकेनिज्म है, ये दोनों अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट तो वही बनने वाला है, एल्कीन ही बनने वाला है। फर्क बस इतना हुआ कि पहले मोनोहेलोजिनेशन था, मतलब एक Cl निकलता था, यहाँ पे दो Cl निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको याद हो, SN2 रिएक्शन में मैंने एक चीज पढ़ाया था, देखता हूँ कितना याद है आप लोगों को। CH3Cl रिएजेंट जाना पहचाना लग रहा है, NaI एसीटोन, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? यस, CH3I बन जाएगा, दिस इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फेंकलस्टीन रिएक्शन, सबको याद है? बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे यूज हो रहा है, यही रिएजेंट आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। CH3CHCl, CHCl और CH3, अगर NaI ले लिया, ठीक है ना, साथ में एसीटोन वगैरह भी ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ भाई? ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, और क्या बन जाएगा? समझ आया? अब अगर मैकेनिज्म जानना है तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है। क्या मैकेनिज्म है आपको पता ही है, आई है यहाँ पे, Na में क्या है? I माइनस है। I माइनस क्या करता है? इस Cl को अटैक करता है, जिससे यहाँ पे ICl बन जाएगा और ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये Cl निकल जाएगा। समझ में आया? तो क्या क्या बनेगा? एक तो ICl बना,
भाई ये इस पे अटैक किया, ICl बना, और दूसरा Cl माइनस। ठीक है, जो Cl माइनस है बाद में सोडियम से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl। ये NaCl का PPT बन जाता है, जिस कारण से ये रिएक्शन हो जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन चला जाता है। यही रीजन यहाँ भी था, ठीक है ना, NaCl का PPT होने का कारण रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था। समझ आया? तो मैकेनिज्म सिमिलर मैकेनिज्म है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब आपको याद हो कि मैंने जिंक डस्ट भी लिया है। अगर जिंक डस्ट ले लिया तो भी मैकेनिज्म जो है, प्रोडक्ट तो भी वही होगा। हमने जिंक डस्ट लिया, ठीक, तो प्रोडक्ट का बनने वाला वही है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बना मैं वो थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मुझे सबको पता है, लेकिन जिंक डस्ट में ना, आपको पता है एक मेटल है, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसका फ्री रेडिकल ब्रेकिंग करेगा, जिससे यहाँ पे और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, और ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मैकेनिज्म यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, साथ में यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट वही मिलने वाला है। दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज E2। ठीक है, पिछली बार मैकेनिज्म था आयनिक मैकेनिज्म था, I माइनस अटैक करके ICl बनाता था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जिंक है फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, Cl माइनस बाहर हो गया और H पे फ्री रेडिकल बन गया। सिमिलरली इसके साथ भी हो गया, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। एनीवे मैकेनिज्म तो सेम है। सीधा सीधा मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया, अच्छा ये मैकेनिज्म भी ना एंटी एडिशन मैकेनिज्म है, याद रखना। E2 सारे मैकेनिज्म एंटी ही होते हैं। तो देखो मैंने Cl अगर अपोजिट रखा है तभी एलिमिनेट हो पाएगा। Na साथ में क्या ले लूं, एसीटोन, प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, बनाओ जरा। चेक किया सबका यही प्रोडक्ट आया है, तो कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सा E2 मैकेनिज्म है। ठीक है, जिससे इसको दिए E2 मैकेनिज्म है, एक Cl यहाँ से हटा और ये दोनों Cl अपोजिट होना चाहिए, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे दोनों Cl सेम साइड था इसलिए नहीं हुआ, तो इनके साथ हो गया, ये और ये चला गया। क्लियर, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, देखो फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन में भी ये रिएजेंट यूज होता था, और इसका मैकेनिज्म SN2 होता था। अगर आपको याद हो तो इसकी मैकेनिज्म SN2 होती थी। अब वही NaI एसीटोन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे E2 क्यों नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो E2, नो E2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 हो जाता है। रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल सा है। पहली चीज तो ये विसिनल नहीं है, ठीक है ना। E2 के लिए 2 Cl हटने के लिए विसिनल चाहिए, ठीक। अब सवाल आता है जब विसिनल नहीं है तो ये यहाँ पे E2 तो होगा नहीं, अब SN2 होगा तो कौन सा Cl रिमूव होगा, लेट्स से दिस वन एंड दिस टू, व्हिच Cl रिप्लेस, कौन सा Cl रिप्लेस होगा बताओ। रिप्लेस किससे होगा ये तो पता है ना, रिप्लेस I से हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो रहा है, हाँ 2 वाला रिप्लेस हो जाएगा, राइट। क्योंकि 1 वाला तो कभी भी सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अब आपका SN2 का भी यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये I आ जाएगा, ये CH2 CH, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। तो ये Cl रहेगा और ये I रहेगा, और E2 नहीं हो सकता क्योंकि विसिनल नहीं था ना। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इनके इनके बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल।
अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैंने देखो फिशर में डाल दिया। तो अगेन मैं को बोलूंगा इसको किस में कन्वर्ट करने का। आज एक ही चीज पढ़े हैं, फिशर के हर क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमान में। ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये Cl और Cl अपोजिट है। ठीक है। अब बोलोगे सर अपोजिट तो है, नहीं ये अपोजिट नहीं है। फिशर में क्या होता है, ये चारों ग्रुप सेम साइड है। ठीक है ना। ये चारों ग्रुप क्या है, एबव द प्लेन है, और ये वर्टिकल लाइन पे जो है ये बिलो द प्लेन है। तो एक्चुअल में हमें न्यूमान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि एंटी पोजीशन पे दोनों Cl है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फिशर में कन्वर्ट करोगे, उस फिश सॉरी न्यूमान में कन्वर्ट करोगे, और न्यूमान प्रोजेक्शन को फिर एंटी पोजीशन पे आफ्टर रोटेशन Cl और Cl। इस बार पहली बार H और Cl होता था, ठीक है ना। इस बार क्या होगा, यहाँ भी Cl होगा, तब जाके डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से बनाना, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। ठीक है। और मैं इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, दोनों ही बनाना। और इस क्वेश्चन में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले देख लो क्वेश्चन। एक थ्रियो और इरेथ्रियो करके एक टर्म था, याद है किसी को? ऑप्टिकल में एक टर्म आया था, थ्रियो। थ्रियो किसको बोलते हैं? हाँ, थ्रियो। ये Cl जो है ना, एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अदर देन हाइड्रोजन ग्रुप चेक करना है। लाइक अगर OH OH होता तो भी ये थ्रियो कहलाता। ये जो है ना अदर देन हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों सेम साइड है, दिस इज नोन एज व्हाट, इरिथ्रियो। तो थ्रियो और इरिथ्रियो आपसे पूछ भी लिया जाता है। तो थ्रियो में जब सोडियम आयोडाइड और एसीटोन लोगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है। और इरिथ्रियो में जब आप ये रिएजेंट लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें ट्रिक ये है कि थ्रियो में कोई भी क्वेश्चन होगा थ्रियो का तो हमेशा बनेगा सिस, और इरेथ्रियो में हमेशा क्या बनेगा, ट्रांस। आप समझने के लिए ऐसा बोल सकते हो कि दोनों Cl सेम साइड था तो ट्रांस बना उल्टा, और इसमें अपोजिट था तो सिस। बट इसको बनाना है न्यूमान के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आपको पता तो चल गया कि सिस आएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपका होमवर्क। ठीक है। तो मैंने थोड़ा ट्रिक बताया, बाकी आप घर में प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्लियर है सबको? बच्चों को ना हमेशा कंफ्यूजन होता है इसमें। अब मान चलो एग्जाम में भूल गए, ठीक है ना, कि किसको थ्रियो बोलते हैं, एक बार पूछ दिया था थ्रियो फॉर्म। जैसे मान के चलो RS के साथ थ्रियो और इरिथ्रियो भी पूछ दे तो क्या करोगे? RS तो पता है, लेकिन थ्रियो और इरिथ्रियो कैसे बताओगे? तो देखो, ये जो ई है ना, इस ई को थोड़ा सा जूम करोगे तो इसमें सारे एक साइड एरो आएगा। तो देखो, इरिथ्रियो उसको बोलते हैं जिसमें सारे ग्रुप सेम साइड है। और टी को थोड़ा जूम करोगे तो क्या होगा, दोनों एरो अपोजिट बनेगा। तो देखो दोनों Cl अपोजिट है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। स्टीरियो, हाँ, थ्रियो में सिस बनेगा, इरेथ्रियो में ट्रांस बनेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसके पहले भी मैं बहुत सारा होमवर्क दिया हूँ, ये सारा क्वेश्चन होमवर्क है, सब में जिंक टेस्ट है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बनाइएगा। ठीक है। थैंक यू क्लास।